ठीक है, तो वील स्टार्ट। मैंने आपसे कहा था कि आज ये आप थोड़ा सा यहाँ से आप पढ़ के आना, यहाँ से आप थोड़ा देख के आना। मैंने पेज नंबर भी लिखा था, पता नहीं, मुझे पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, पर अगर आप पढ़ के आते तो ज़्यादा बेटर होता। नहीं पढ़ के आए हो तो कोई बात नहीं, हम एक बार देख लेंगे। लेकिन मैं फिर से यही बोलूँगा कि अगर आप रिसर्च पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा-सा अपना इनपुट उसमें देना ही पड़ेगा, अलग से देना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ सिर्फ़ पढ़ के भूल जाने से आपको चीज़ें याद नहीं रहेगी। कुछ-कुछ जैसे अभी भी हम बहुत सारी चीज़ें जो पढ़ चुके हैं वो आप भूल जाओगे, ऑलरेडी भूल गए होगे बहुत सारी चीज़ें। ठीक है? तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। पहले मैं आपको ना एक जनरल आइडिया दे देता हूँ। रिसर्च डिज़ाइन को थोड़ा क्या है, क्यों है, कैसे है, उसको मैं आपको थोड़ा एक जनरल आइडिया दे देता हूँ। देखो, जैसे हमारी जर्नी जब शुरू हुई थी तो हमने देखा था कि एक पर्टिकुलर रिसर्च होती है। एक सेकंड। पर्टिकुलर हमारे पास कोई क्वेश्चन होता है, ठीक है? फिर हम क्वेश्चन के बाद जाते हैं लिटरेचर पे, ठीक है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, हमने पहले भी देखा था कि लिटरेचर अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप लिटरेचर पे जाते हो, आप देखते हो कि उसके बारे में क्या-क्या दिया गया है, उसके बारे में क्या-क्या दिया गया है, प्लस अभी तक कौन-सी नॉलेज ऑलरेडी प्रेज़ेंट है, नॉलेज जो एक्ज़िस्ट कर रही है, ठीक है? जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। फिर आप एक गैप फाइंड करते हो कि इस नॉलेज में क्या मिसिंग है, मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि जैसे कि फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं अपन, तो फिजिकल एजुकेशन में क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं आज की स्टेट में, ठीक है? कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे, बच्चों के लेवल पे, उसमें क्या-क्या गैप हैं, वो आपने आइडेंटिफाई किए, आपने उसका लिटरेचर सर्च किया, आपको वो गैप फुलफिल नहीं मिले, मतलब आपको उसका आइडिया नहीं लग पाया कि किस गैप, जो गैप मैं देखना चाह रहा हूँ उसका कोई सॉल्यूशन है, आपको सॉल्यूशन नहीं मिला। आपने उस गैप को आइडेंटिफाई किया और उस गैप से आपने एक क्वेश्चन को जनरेट किया, ठीक है? उस क्वेश्चन पे आपने बहुत काम किया और उसको आपने किया नैरो डाउन। ये याद है, नैरो डाउन याद है? नैरो डाउन याद है? यस सर। ठीक है? आपने उसको नैरो डाउन किया। नैरो डाउन मतलब कि पहले वो हो सकता है बहुत बड़ी पॉपुलेशन पे था। मतलब अगर हम फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो फिजिकल एजुकेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड है। अब ऑल ओवर द वर्ल्ड पे हम बात ना करके हमने कहा कि भाई इंडिया में। इंडिया में भी फिर हमने कहा कि गवर्नमेंट स्कूल्स में। फिर गवर्नमेंट स्कूल्स के भी कहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स, तो मैंने कहा एमपी और छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट स्कूल्स। तो ऐसे-ऐसे मैंने उसको ना रिड्यूस किया, मतलब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके उसको नैरो डाउन किया। दिस मेथड ऑफ नैरोइंग डाउन अ रिसर्च प्रॉब्लम इज़ नोन एज़ इंडक्टिव और डिडक्टिव? इंडक्टिव और डिडक्टिव? व्हिच वन? डिडक्टिव। सर डिडक्टिव, ठीक है? डिडक्टिव, डिडक्टिव। क्योंकि आप उसको रिड्यूस कर रहे हो, उस चीज़ को और ज़्यादा स्पेसिफिक करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? जनरल फॉर टू स्पेसिफिक एग्ज़ाम्पल, जा रहा हूँ। हाँ, जनरल टू स्पेसिफिक जा रहे हो, ठीक? जनरल टू अगर अगर स्पेसिफिक होता कि गवर्नमेंट स्कूल के एमपी और छत्तीसगढ़ गढ़ के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनमें ये प्रॉब्लम्स हैं। अब हम देखना चाह रहे हैं कि इंडिया के गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या-क्या प्रॉब्लम है। तो वो होती है हमारी टॉप डाउन टू अप अप्रोच या फिर बॉटम टू अप अप्रोच, उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव, इंडक्टिव। ठीक है? आप इसको 2 तरीके से याद रख सकते हो। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया शायद, इंडक्टिव का मतलब इंक्लूड करना, तो आप इंक्लूड करते जाते हो, इसका मतलब आप चीज़ों को बड़ा कर रहे हो, नैरो डाउन नहीं कर रहे, आप बड़ा कर रहे हो। और डिड्यूस का मतलब होता है रिड्यूस करना या फिर कम करना। तो इसमें आप हम रिड्यूस कर रहे हो, इंडिया को रिड्यूस किया गवर्नमेंट स्कूल्स में, सॉरी, एमपी छत्तीसगढ़ को और रिड्यूस किया गवर्नमेंट स्कूल्स में, ठीक है? ये अभी तक समझ में आया क्वेश्चन फॉर्मेशन तक? यस सर। ठीक है? तो अब आपने क्वेश्चन को फॉर्म कर लिया, ठीक? क्वेश्चन को फॉर्म करने के पास अब आपको पता नहीं है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। आपके पास एक क्वेश्चन तो आ गया, लेकिन अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए अगेन आप क्या करोगे? आप दोबारा से जाओगे लिटरेचर पे। उसको सॉल्व करने के लिए आप दोबारा से जाओगे लिटरेचर पे। लिटरेचर में देखोगे कि इसको कैसे सॉल्व किया गया है। फॉर एग्जांपल मैं देखूं कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वालिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन एमपी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है? गवर्नमेंट स्कूल्स। अब ये मेरा रिसर्च टॉपिक हो गया, क्वालिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन
एकेडमिक्स बोल दो, टीचर बोल दो, या इंफ्रास्ट्रक्चर बोल दो, कुछ भी यहाँ पे बोल दो आप, इन एमपीएन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट स्कूल। अब ये मेरा एक छोटा सा टॉपिक हो गया। टॉपिक को कैसे सर्च किया जा सकता है, कि किस कौन सी अप्रोच लगेगी, अब मैं इस पे ये कैसे डिसाइड होगा, कैसे पता चलेगा कि इसमें मैं क्या करूं, क्वेश्चनर लगाऊं या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करूं, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च करूं, केस स्टडी करूं, क्या करूं, तो कैसे पता चले क्या करना होगा उसके लिए मुझे? उसके लिए मुझे फिर से दोबारा लिटरेचर पे जाना पड़ेगा। जैसे हमने देखा था कि लिटरेचर रिव्यू एक ऐसी प्रोसेस है जो कि हर पॉइंट पे आपके साथ चलती रहती है, हर पॉइंट पे आपको उसका एक रिव्यू लेना पड़ता है, हर बार उससे कुछ ना कुछ इनपुट लेना पड़ता है। ठीक है, तो आप दोबारा से लिटरेचर पे जाओगे। दोबारा से जब आप लिटरेचर पे जाओगे तो इस बार आप लिटरेचर में कहाँ गए? रिसर्च डिजाइन पे। ठीक है, अब ये हमको पढ़ना है कि ये रिसर्च डिजाइन एक्चुअली है क्या, कौन सी रिसर्च डिजाइन होते हैं, रिसर्च डिजाइन को रिसर्च डिजाइन क्यों कहा जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर मैं रिसर्च डिजाइन को अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं कहूंगा ये है कोर, पूरी पूरी रिसर्च की या पूरे रिसर्च फाइंडिंग की ये कोर है। ठीक है, मतलब यहीं से जो पूरी रिसर्च है वो ऑथेंटिसिटी डिसाइड होती है, उसकी रिलायबिलिटी डिसाइड होती है, उसकी वैलिडिटी, सब कुछ यहीं से डिसाइड होता है, जो हमारे रिसर्च डिजाइन से। सर तो क्या हम बोल सकते हैं क्या ये कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं सर, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च लगाना पड़ेगा सर, हमें चीजों को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं सर दोबारा से। अगर एक्सप्लोर करने जा रहे हो तो मैं बताऊंगा आपको, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च भी बताऊंगा आपको मैं। अब यही हमें देखना है कि इसमें कौन सी टाइप की रिसर्च लगेगी, और ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा हमें लिटरेचर से। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। वही क्वेश्चन है हमारा, क्वालिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ, ये स्कूल ऑफ एमपी एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, ये हो गया। अब आपको बहुत ध्यान से सुनना है, ये मैं वही बता रहा हूँ जो नीचे लिटरेचर में लिखा हुआ है, मैं आपको हाईलाइटेड भी, मतलब आप देख लेना, उसको भी पढ़ लेंगे हम, लेकिन आपको इन जनरल ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक, किसी भी रिसर्च को ना करने का एक पैराडाइम होता है। अब ये बहुत भारी वर्ड है, जिसका मतलब मुझे एटलीस्ट एक साल जब तक मैं रिसर्च पढ़ रहा तब तक समझ नहीं आता कि पैराडाइम का मतलब क्या होता है। बहुत आसान है, बहुत इजी है, इसका अपने आप में कोई मतलब नहीं है। पैराडाइम है किसी भी चीज को करने का तरीका, किसी भी चीज को करने का तरीका। या फिर ये मैं कहूँ कि रिसर्च पैराडाइम एक तरीके से, जब भी आप किसी चीज को कर रहे हो अपने साथ, मतलब रिसर्च को कर रहे हो या लेके जा रहे हो रिसर्च को, तो आप किस तरीके से लेके जा रहे हो उसको, आपका तरीका क्या है उसको लेके जाने में। बहुत सिंपल है, अगर मैं इसको डिवाइड करूं दो हिस्सों में, तो एक होगा क्वालिटेटिव पैराडाइम और एक होता है क्वांटिटेटिव पैराडाइम। अब आपको समझ में आ जाएगा कि पैराडाइम का मतलब क्या होता है। समझ में आया? यस सर। तो पैराडाइम अपने आप में बहुत सिंपल चीज़ है, पर अगर आप इसको पढ़ने जाओगे ना बुक्स वगैरह में, तो आपको बहुत टिपिकल लगेगा कि यार ये पैराडाइम है क्या। अगर आप इसका लिटरल मीनिंग भी देखोगे तो आपको थोड़ा सा डाउट होगा कि यार लिटरल मीनिंग भी बड़ा टिपिकल है। तो उसका मतलब कुछ नहीं है, पैराडाइम का मतलब है किसी भी चीज़ को करने का तरीका। तो जब भी आप कोई स्टडी लेते हो, जब भी आप कोई टॉपिक बनाते हो, तो आपके पास दो रिसर्च पैराडाइम्स होते हैं, दो रिसर्च करने के स्लॉट होते हैं कि आप उसको किस तरह तरीके से लेके जा सकते हो। तो अगर आप इस एग्जाम्पल को देखो, तो इसमें कौन सा रिसर्च पैराडाइम लगेगा, सोचो। क्वालिटेटिव। ये ज्यादा दिख रही है हमको क्वालिटेटिव। ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स, तो हम कहीं ना कहीं ऐसी बात कर रहे हैं कि यार क्या क्वालिटी होगी। तो क्वालिटी में क्या क्या आ सकता है भाई, वहाँ के टीचर्स कैसे होंगे, उनकी सैलरीज कैसी होगी, बच्चों को जो फिजिकल एजुकेशन मिल रहा होगा वो कैसा होगा, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, स्पोर्ट्स आर्टिकल कैसे होंगे, फिर फिजिकल एजुकेशन का स्टेटस क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। तो ये सारी चीज हम इसमें देखेंगे। अब इन चीजों को क्वांटिटेटिवली मेजर कर पाना बहुत मुश्किल है, या फिर थोड़ा सा मुश्किल है, मैं ये कहूँ तो। क्योंकि आप हर चीज को बहुत अच्छे से क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि इन सब में सब्जेक्टिव डिसीजंस मिलेंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा इसका वेरिएबल है, मान लेते हैं आपको, अभी यही स्टडी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, इसका एक वेरिएबल है कि फिजिकल एजुकेशन का जो सिलेबस है वो कैसा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टेट स्कूल है, तो उसका सिलेबस अपना खुद का होगा। अब उसका सिलेबस कैसा है, तो अब ये कौन डिसाइड करे कि एक आइडियल सिलेबस कैसा होता है। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि अगर हमको स्पीड मेजर करना है, तो स्पीड मेजर करना बहुत आसान है। अगर कोई 9.8 में फॉर एग्जांपल 80 मीटर किया,
एक सेकेंड, फॉर एग्जांपल कोई 9.8 सेकेंड्स में 9.8 सेकेंड्स में अगर 80 मीटर कंप्लीट करता है 80 मीटर, और कोई 9.4 सेकेंड्स में कंप्लीट करता है 80 मीटर, तो आप क्या कहोगे कौन सा अच्छा है इसमें? 9.4। ऑब्वियस सी बात है कि हाँ 9.4 9.4 है, जिसने कम टाइम में उतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, दैट इज। तो अगर यहाँ पे 100 लोगों को भी बिठा दें और 100 एक्सपर्ट्स को बिठा दें, तो वो यही कहेंगे कि भाई 9.4 वाला जीतेगा, 9.8 का इसमें कोई चांस ही नहीं है जीतने का। लेकिन अगर यही स्टडी, अगर उतने ही लोग, वही एक्सपर्ट, हम 100 लोग को यहाँ पे बिठा दें कि आपको फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस देखना है एमपी और छत्तीसगढ़ का, ठीक है, तो उसमें से आप देखोगे कि 100 लोगों के पास 100 तरीके के आइडिया होंगे और वो 100 लोग 100 तरीके से रेटिंग करेंगे उस पर्टिकुलर सिलेबस को। लोग कहेंगे कि नहीं इसमें मूवमेंट एजुकेशन नहीं है, कोई कहेगा मूवमेंट एजुकेशन की जरूरत नहीं है, वो नहीं होना चाहिए, एडवांस चीजें होनी चाहिए, कोई कहेगा भाई फिजियोलॉजी होनी चाहिए, कोई कहेगा नहीं फिजियोलॉजी की जरूरत नहीं है, फिजिकल एजुकेशन तो एकदम सबलाइम सब्जेक्ट है, छोटा मोटा सब्जेक्ट है, उसमें फिजियोलॉजी की जरूरत नहीं है, कोई कहेगा नहीं जरूरत है, किंसियोलॉजी की भी जरूरत है। तो जितने एक्सपर्ट्स आप लाओगे उतने टाइप के उनके रिव्यूज आपको देखने मिलेंगे उसमें, ठीक है। तो इस चीज को कोई भी आइडियली सजेस्ट नहीं कर सकता कि कौन सा सिलेबस सबसे बेटर है, सबसे बेस्ट है, वो एक सब्जेक्टिव डिसीजन है। तो हमें यहाँ पे एक चीज पता चली कि जब भी हम क्वालिटेटिव पैराडाइम को अपना रहे हैं, तो हमें चीजें जो क्या हो रही है, हमारी बहुत सारी चीजें सब्जेक्टिव हो रही है, मतलब हम ऑब्जेक्टिविटी से दूर आ जाते हैं। जब हम ऑब्जेक्टिविटी से दूर आ जाते हैं, तो बहुत ध्यान से सुनना, जब हम ऑब्जेक्टिविटी से दूर आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है, तो उसमें से एक सही होगा, सॉरी, इसमें से एक सही होगा। अब अगर ये एक सही है तो बाकी सारे गलत होंगे। लेकिन जब आप सब्जेक्टिव जजमेंट की बात करते हो, तो सब्जेक्टिव में आपके पास 10 आंसर्स होते हैं, 50 आंसर्स होते हैं, और हो सकता है कि वो 50 के 50 सही हो, आप उसमें डाउट नहीं कर सकते। तो इस केस में आप किसी चीज को प्रूव कर सकते हो, किसी चीज का एविडेंस दे सकते हो, बहुत ध्यान से सुनना, इस चीज में आप किसी चीज को प्रूव कर सकते हो, एविडेंस दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 क्वेश्चन थे और एक बच्चे ने 4 10 आउट ऑफ सॉरी 4 आउट ऑफ 10 मार्क्स लाए, ही इज पास, आप उसको फेल नहीं कर सकते। लेकिन एक बच्चे ने 10 में से 10 पेज भरे हैं, पेज जो है 10 में से 10 भरे हैं, लेकिन उसके नंबर नहीं आए, मतलब उसको टीचर ने नंबर नहीं दिए 4, वो फेल हो गया। हालांकि उसने लिखा पूरे 10 पेज था, इसने भी 10 पेज लिखे थे, इसने भी 10 पेज लिखे थे, लेकिन ये फेल हो गया, ये पास हो गया। इस केस में दूसरा टीचर आके कह सकता है कि नहीं भाई बच्चे ने 10 पेज लिखे थे, आपने उसको फेल कैसे किया? या कोई और आके कह सकता है कि नहीं आपने उसको बिल्कुल सही फेल किया। तो दिस इज सब्जेक्टिव क्राइटेरिया, आप उसको जज नहीं कर सकते। तो जब ऐसा कुछ होता है जिसको आप प्रूव नहीं कर सकते बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस के साथ, उस केस में हाइपोथेसिस को आप अवॉइड करते हो। लेकिन जिस केस में आप ऑब्जेक्टिवली चीजों को प्रूव कर सकते हो, आप एविडेंस दे सकते हो, या कहीं आपको ये टर्म मिले एम्पेरिकल, ये चीज मिले, तो इस केस में आप जो है हाइपोथेसिस को बनाते भी हो और उसको प्रूफ भी करते हो। पॉइंट समझ में आया? यस सर। किसी को डाउट? यस तो सर। अब आपको बहुत ध्यान समझना है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है किसी पर्टिकुलर बैकग्राउंड के साथ कि भाई इसमें हाइपोथेसिस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं केस स्टडी, अगर आपको एक टॉपिक दे दिया मैंने और ये केस स्टडी आपको बता दी, तो क्या उसमें कोई हाइपोथेसिस होना चाहिए? नहीं होगा। अगर मैं कहूं डिस्क्रिप्टिव स्टडी है, उसमें कोई हाइपोथेसिस होना चाहिए? नहीं होगा, क्योंकि आप जब किसी को डिस्क्राइब करोगे तो आप सब्जेक्टिविटी के पास होगे, ऑब्जेक्टिविटी से दूर होगे, और जब आप ऑब्जेक्टिविटी से दूर होते हो तो आप किसी चीज को प्रूव नहीं कर सकते। उसके लिए एविडेंस दे सकते हो, उसकी बातें कर सकते हो, आर्ग्यूमेंट्स रख सकते हो, लेकिन आप उसको प्रूव नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे सिलेबस को आप प्रूव नहीं कर सकते कौन सा अच्छा कौन सा बेटर है। हाँ, आप एविडेंस दे सकते हो कि नहीं भाई एडवांस चीजें होनी चाहिए, एडवांस कंसेप्ट होने चाहिए, बच्चों को समझ में आना चाहिए, सिलेबस छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, पर आप उसको प्रूव बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है कि ये पैराडाइम दिखाता है। अब हमको 2-3 चीजें पता चल गई इससे कि जब हम क्वांटिटेटिव स्टडी की बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव पैराडाइम में हाइपोथेसिस होता है, एविडेंस होता है, एविडेंस होता है, फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, और उसके बाद आप रिजेक्ट एक्सेप्ट वो सब करते हो। ठीक है, अगर हाइपोथेसिस है तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी होगा,
है ना। अगर आपने मान के चला है किसी चीज को तो आपने ये भी मान के चला होगा कि भाई मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है, मेरा एरर के चांसेस क्या है। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ या फिर ये स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको अपने कॉन्सेप्ट को बहुत कंक्रीट करना है कि क्वांटिटेटिव पैराडाइम में किन किन चीजों का हिस्सा होता है या कौन सी चीजें होती है। ठीक है, क्वालिटेटिव पैराडाइम में क्या क्या होता है, तो ये अभी हम देखते हैं। समझ में आ रहा है किसी को? अगर कोई डाउट हो तो पूछना है। ठीक है, अब एक यस एक जो अभी हमने हाँ, किसी को डाउट नहीं ना? सर। ठीक, तो अभी हमने जो ये एक टॉपिक देखा, क्वालिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ एमपी एंड छत्तीसगढ़। ठीक, तो ये हमारा हमें पता चल गया भाई टॉपिक से। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप टॉपिक से डिसाइड कर सकते हो कि ये जो एक पर्टिकुलर रिसर्च जा रही है वो किस तरफ जाएगी, क्वालिटेटिव जाएगी या क्वांटिटेटिव जाएगी। जैसे कि अगर आप इस स्टडी को देखो, ये वाली स्टडी को देखो, तो ये क्या लगता है आपको? ये जो स्टडी है, मूविंग टूवर्ड्स क्वालिटी फिजिकल एजुकेशन प्रोविजन इन सिंगापुर, क्या लगता है आपको ये किस टाइप की स्टडी होगी? क्वालिटेटिव। एक तो ये क्वालिटेटिव पैराडाइम पे बेस्ड क्वालिटेटिव है। सर। ठीक है, अब इसमें हम अगर ये बात करें कि किस टाइप की रिसर्च होगी, ये टाइप ऑफ रिसर्च क्या हो सकती है, इसको हम थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। डिस्क्रिप्टिव। ठीक, ए तो ये हो गई क्वालिटेटिव पैराडाइम। ठीक, बी हो गया किस टाइप की रिसर्च है? डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो सकती है, या फिर क्योंकि हमने अभी पूरा नहीं पढ़ा है तो हो सकता है कि ये केस स्टडी भी हो। क्योंकि देखो यहाँ पे बात की है कि फिजिकल एजुकेशन प्रोविजन इन सिंगापुर, तो हो सकता है सिंगापुर का कोई अलग से प्रोविजन हो, कुछ उन्होंने अलग क्रिएटिव किया हो, तो वो हम हो सकता है केस स्टडी के रूप में पढ़े, तो आगे हमको पता चलेगा। लेकिन आपको इतना आइडिया मिल जाएगा इसको पढ़ के कि ये वेदर दिस इज क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। फिर सी अगर हम देखें इसमें, तो इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी कौन सी हो सकती है, या फिर कौन सा मेथड अप्लाई किया जा सकता है इन्होंने? देखो, एक तो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर बहुत सारी मेथड्स आती हैं उसको डेटा कलेक्शन की। तो आपको याद होगा, जैसे मैंने सर्वे आपको बताया, मेथड। सर्वे मेथड। सर्वे। सर्वे सर्वे का एक टूल होगा, वो होगा क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर। फिर एक मेथड है इंटरव्यू मेथड। ठीक है, इंटरव्यू लेने के भी अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होगा जिसके आपके क्वेश्चंस प्री डिटरमाइंड होंगे, एक होगा सेमी स्ट्रक्चर्ड होगा, फिर एक होगा अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, फिर एक और इसमें आता है, यहाँ पे इसको लिखूंगा मैं, ऑब्जर्वेशन। अब ये हम थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। ऑब्जर्वेशन में क्या क्या आता है, याद है किसी को? नेचुरलिस्टिक, रियलिस्टिक, पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को या फिर सब भूल गए? आ रहा है सर। है ना। तो अब आपको ये एटलीस्ट एक टॉपिक देख के, सिर्फ टॉपिक देख के आपको पता चल गया कि इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल टॉपिक देख के आपको पता चल जाएगा। तो अब जब भी आप पेपर रीड करना शुरू करो, उसके पहले आपको एटलीस्ट उसका टॉपिक देख के ये अज्यूम करना है। ठीक है, दिस विल इंप्रूव योर कंसेप्ट, कि आपको अजम्पशन आपके ठीक होने लगेंगे कि जैसे आप टॉपिक को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई वेदर दिस टॉपिक इज क्वांटिटेटिव पैराडाइम, क्वालिटेटिव पैराडाइम, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, उसमें टूल्स क्या यूज किए, ऐसे। ठीक है, जैसे कि अगर आप अब इस टॉपिक को देखो, ठीक है, तो यही सर मतलब मुझे ठीक, हाँ सर सेमी स्ट्रक्चर्ड को एक्सप्लेन कर दीजिए सर थोड़ा सा। पढ़ेंगे पढ़ेंगे मनोज सर, पढ़ेंगे, जल्दी नहीं है कोई। ओके अभी हम उस चीज पे ओके गए सर। नहीं है, अभी हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, मैं सिर्फ आपको बताया कि ओके ये टाइप्स होते हैं। ठीक, अब देखो, अगर आप ये आर्टिकल देखो, आज हमारा टॉपिक कुछ और है ना, इसलिए। ठीक, फिर अब ये आर्टिकल देखोगे अगर आप, फिजिकल एक्टिविटी इन दी रिसेस ऑफ चाइल्डहुड एजुकेशन, अ पायलट स्टडी यूजिंग गार्मिन विवोफिट जूनियर रिस्ट बैंड। ठीक, अब ये इस टाइप की स्टडी, जैसे यहाँ पे एक तो बहुत स्पेसिफिक टर्म मिल रहा है, पायलट स्टडी, तो आपको ये पता चल गया किस टाइप की रिसर्च है। एक्सप्लोरेटरी। करेक्ट, तो ये आपको एक्सप्लोरेटरी, ये थोड़े से कम मिलेंगे, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के पेपर्स थोड़े से आपको कम मिलेंगे।
उतने नहीं देखने मिलेंगे जितने दूसरे मिलते हैं। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आपको देखना है कि पायलट स्टडीज जो होती है ना, मोस्टली एक तरीके से एक्सप्लोर करने के लिए होती है। वो एक तरीके से ट्राई करते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो क्या ठीक जाएगा, नहीं जाएगा, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। पायलट स्टडी किसी भी ओरिजिनल स्टडी का एक छोटा सा रूप होती है, छोटा सा एक स्टिमुलस होता है, ये सॉरी सिमुलेशन होता है, ठीक है, सिमुलेशन होता है। ये भी टर्म याद रखना, ये भी आता है हमको कई बार नेट वगैरह में। सिमुलेशन, सिमुलेशन मतलब उसका एक क्या बोलते हैं, उसकी कॉपी, ठीक। तो सिमुलेशन है। तो अब आप इसको देखोगे तो आपको क्या पता चल रहा है, बताओ कि किस टाइप की स्टडी हो सकती है। पैराडाइम क्या होगा, पहले तो इसका हम ये देखें, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव सर। यस सर। थोड़ा और ध्यान से देखो। सर क्वांटिटेटिव हो क्योंकि रिस्टबैंड्स कोई आर्ट यूज कर रहे हैं। करेक्ट। क्वांटिटेटिव होगा, पहली चीज तो ये कि रिस्ट बैंड को यूज कर रहे हैं। दूसरी चीज वो बोल रहे हैं फिजिकल एक्टिविटी इन द रिसर्च ऑफ चाइल्डहुड एजुकेशन। अब अगर आप फिजिकल एक्टिविटी को देखो तो क्या हम फिजिकल एक्टिविटी को सब्जेक्टिवली ऑब्जेक्टिवली मेजर कर सकते हैं? सोचो, इसमें आपको दिमाग लगाना है। फिजिकल एक्टिविटी को क्या ऑब्जेक्टिवली मेजर किया जा सकता है? मैं कहूँ 30 मिनट्स पर डे, ये एक ऑब्जेक्टिव मेजर हुआ। 150 मिनट्स पर वीक फॉर पर्टिकुलर एज, ये ऑब्जेक्टिव मेजर हुआ। तो मैंने देखा कि फिजिकल एक्टिविटी को ऑब्जेक्टिवली बहुत आराम से मेजर किया जा सकता है। इसलिए ये स्टडी किस टाइप की हो सकती है? क्वांटिटेटिव हो सकती है। पैराडाइम इसका क्वांटिटेटिव हो सकता है। दूसरी चीज हमको ये मिल रही है कि यहाँ पे इन्होंने यूज किया एक वीवोफिट जो रिस्ट बैंड का यूज किया है, जो आपको मेजरमेंट देगा। कोई आपको सब्जेक्टिव एनालिसिस नहीं देगा, जो आपको कुछ ना कुछ मेजरमेंट देगा। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं इसके वेरिएबल? हार्ट बीट हो सकती है, SpO2 हो सकता है, फिर उसके बाद डेली एक्टिविटी हो सकती है, आपकी स्लीप हो सकती है। तो ये स्टेप्स सारे आपको टेकन। स्टेप्स टेकन, ये सब हो सकता है। तो ये सब क्या है? ये एक तरीके से ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट्स है कि हार्ट बीट 78 है, SpO2 98% है मान लेते हैं, स्लीप साइकिल आपकी 8 आवर्स क्वालिटी स्लीप पे REM है, और स्टेप्स आपने कुछ 1500 1600 जो भी लिए हैं। तो ये सब आपको कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट देगा। तो आप पेपर पता मतलब टॉपिक पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि इसकी रिसर्च डिजाइन क्या है, या फिर इसमें जो है कैसे कैसे यूज किया गया है, ठीक है। और देखते हैं एकदम। देखो, योगा इन स्कूल स्पोर्ट्स इम्प्रूव फंक्शनिंग ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन यंग अडल्ट्स, अ नॉन रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड पायलट स्टडी। नॉन रैंडमाइज्ड पायलट कंट्रोल्ड, नॉन रैंडमाइज्ड कंट्रोल पायलट स्टडी, ठीक। अब इसको समझ के आपको क्या पता चल रहा है? देखो किस टाइप की हो सकती है ये? ये तो क्वालिटेटिव होना चाहिए। क्वालिटेटिव ये सर। क्वांटिटेटिव होगी ये सर इसमें ये आपको ये डिपेंड करेगा ना कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो मेजरमेंट ले रहे हैं हम करेक्ट, कैसे ले रहे हैं करेक्ट, सर। वो कैसे ले रहे हैं, करेक्ट। तो अगर हमको पता है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कैसे मेजर किया जा सकता है, या फिर उसके लिए कोई टूल है क्या मेजर करने के लिए, तो आप कह सकते हो कि भाई क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है। अगर उसके केस पे हम कोई सर्वे कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, तो आप कहोगे क्वालिटेटिव है। तो एटलीस्ट आपको एक आइडिया मिलेगा इस चीज में, जिस चीज में आपको जिस चीज का नॉलेज है उस चीज का आइडिया मिलेगा। नहीं है तो थोड़ा इसमें डाउट रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज तो ये हो गई, आपको पता चल गया हाँ भाई ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को मेजर करने की बात कर रहे हैं। दूसरा ये है कि यार नॉन रैंडमाइज कंट्रोल पायलट स्टडी। तो ये जो लिखा हुआ है ना, नॉन रैंडमाइज कंट्रोल पायलट स्टडी, दिस इज द रिसर्च डिजाइन ऑफ दिस पर्टिकुलर रिसर्च पेपर। नॉन रैंडमाइज कंट्रोल्ड पायलट स्टडी। नॉन रैंडमाइज का मतलब क्या हुआ? सर सैंपल्स शायद रैंडमली नहीं लिए। करेक्ट, करेक्ट। कि उन्होंने जो सैंपल है वो रैंडमली नहीं लिए, उन्होंने कहीं ना कहीं जो है, एक सेकेंड, उन्होंने कहीं ना कहीं नॉन रैंडम चीजों का उपयोग किया। मतलब कि हो सकता है पर्पसिव सैम्पलिंग की होगी, या तो हो सकता है वॉलंटरी सैम्पलिंग की होगी। तो इस तरह की कोई सैम्पलिंग यूज की होगी। अगर आप इसकी मेथोडोलॉजी पढ़ोगे तो यही इसकी रिसर्च डिजाइन है। अब जो मेथोडोलॉजी है वही इसकी रिसर्च डिजाइन। देखो क्या है, दिस स्टडी इज नॉन रैंडमाइज्ड, पहली चीज। एक्सप्लोरेटरी, जो शुरू में कोई बोल रहा था कि देखो एक्सप्लोरेटरी है, तो अब इन्होंने मेंशन कर दिया एक्सप्लोरेटरी। आपने जब एक्सप्लोरेटरी मेंशन कर दिया तो उसका मतलब क्या है पता? कि आप इसकी बहुत ज्यादा ऑथेंटिसिटी पे बात नहीं कर रहे हो, आप इस पे नॉलेज कलेक्ट कर रहे हो, अभी एक्सप्लोर कर रहे हो इस चीज को, ठीक है, एक्सप्लोर कर रहे हो इस चीज को, ठीक।
और जब आप उस चीज को एक्सप्लोर कर लोगे उसके बाद आप एक्सप्लेन करोगे इसको, या फिर आप एक्सप्लेनेटरी रिसर्च पे जाओगे, आपको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है, मैं लिख के बताता हूँ आपको, कि जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है ना किसी भी टॉपिक पे, पहले वो डिस्क्राइब करने के काम आती है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करने के बाद उसमें जो भी लूप होल्स होते हैं, जो भी गैप होता है, उसको हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से टेस्ट करते हैं कि वाकई वो गैप है या नहीं है, या फिर वो गैप है तो कैसे फुलफिल किए जा सकते हैं। इसको हम कहते हैं पायलट स्टडी भी। ठीक है, और जब आपको मिल जाता है, मतलब ये कहा जाता है कि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च या फिर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आर दी बेसिस फॉर ओरिजिन ऑफ एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। मतलब कि जब आपको पता चलता है कि ये गैप है इसमें, या फिर इस चीज को पूरा किया जाना चाहिए, तो आप उसके रीजन खोजने लगते हो, रीजन ढूंढने लगते हो कि इन रीजंस, ये किसकी रीजंस की वजह से हुआ। और जब रीजन की बात होती है तो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च मतलब कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कॉजल रिसर्च, या फिर कॉज एंड इफेक्ट वाली रिसर्च जो है वो बात करते हैं। ये वाली टाइमलाइन समझ में आई? ये आप मतलब ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके, यस सर। है ना, यस सर। कि हर रिसर्च ना एक दूसरे से लिंक है, कोई भी एक दूसरे अलग नहीं, कि अब अगर डिस्क्रिप्टिव कर दी किसी चीज पे तो डिस्क्रिप्टिव हट गई, अब उसके आगे कोई कुछ नहीं होगा। पहले आप डिस्क्रिप्टिव करोगे, डिस्क्रिप्टिव करने के बाद आप आओगे कि भाई इसमें एक्सप्लोर करोगे कुछ और नया। जब आप नया एक्सप्लोर कर लोगे तो आप उसके रीजंस डिफाइन करने लगोगे, आप उसके अगेंस्ट में या उसके फेवर में अपने एविडेंस कलेक्ट करने लगोगे। तब आप बताओगे कि हाँ ये एक्चुअल रिसर्च गैप है, इसको ऐसे हम फुलफिल कर सकते हैं। अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज नॉन रेंडमाइज्ड एक्सप्लोरेटरी टू आर्म पायलट स्टडी विद एन एक्टिव कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, अब ये टू आर्म क्या है, एक्टिव कंट्रोल ग्रुप क्या है, ये हमको यही सब देखना है रिसर्च डिजाइन में। ठीक, 14 हेल्दी यंग अडल्ट्स टुक पार्ट इन 10 वीक योगा प्रोग्राम। अब मैं आपको ध्यान से पढ़ना है। आप एक चीज देखना जो मैं आपको शुरू में बता रहा था। आप एक चीज बहुत ध्यान से देखना कि जो क्वांटिटेटिव पैराडाइम होता है ना, यार छोड़ो पैराडाइम नहीं, हम रिसर्च डिजाइन की बात करेंगे। जो क्वांटिटेटिव डिजाइन होता है ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है। स्ट्रिक्ट मतलब उसकी मेथोडोलॉजी जो होती है ना, टिप टू टो तक एकदम ऑर्गेनाइज्ड होती है। कितने वीक्स की ट्रेनिंग करेंगे, वो ट्रेनिंग क्या क्या होगी, वीक में कितने बार ट्रेनिंग होगी, कितने आवर्स की ट्रेनिंग होगी, कितने मिनट्स की ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद रिकवरी कैसी होगी। तो जितनी भी उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, वो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, प्रोटोकॉल्स डिफाइन होते हैं, चीजें बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड होती हैं, मतलब कि रिसर्चर के हाथ में होती है, बहुत लिबरल नहीं होती। लेकिन जब आप बात करोगे क्वांटिटेटिव की, सॉरी क्वालिटेटिव की, जब आप क्वालिटेटिव की डिजाइन करोगे, बात करोगे, तो ये बड़ी लिबरल होती है, मतलब कि बहुत फ्री होती है, बहुत ज्यादा इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, आप बहुत ज्यादा चीजों को बांध के नहीं रखते। ठीक है, ये बहुत ज्यादा प्लान्ड नहीं होती, या फिर मैं ये कहूँ कि ये बहुत सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज नहीं होती। इसमें कहीं कहीं छोटे मोटे गैप्स होते हैं, वो गैप इसलिए होते हैं ताकि जो डेटा का इंटरप्रिटेशन है वो रिसर्चर अपने ढंग से कर सके, और जो डेटा कलेक्शन है वो थोड़ा सा मोल्ड करके अपने ढंग से कर सके। ठीक है, ये बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड नहीं होती। अब मैं ये नहीं कहूंगा अनकंट्रोल्ड होती है, लेकिन कम कंट्रोल्ड होती है, इस पर रिसर्चर का जो है कंट्रोल कम होता है। ठीक है, तो ये सब क्वालिटेटिव के हैं, ये सब क्वांटिटेटिव के हैं। अब यही सब आपको बिल्कुल इस बुक में ना ऐसे नीचे मिल जाएंगे, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे। तो मैंने आपको इसलिए कहा था कि किसी ने पढ़ के आया, पहले मुझे एक बार सही सही बताना, कितने लोग पढ़ के आए इसको? किसी ने नहीं पढ़ा? आवाज आ रही है मेरी? नहीं पढ़ा यस सर, आ सर। रही है सर। हरी सर। थोड़ा सा टाइम दो यार, जब आपके पास बुक है ऑलरेडी, उसमें सब चीजें हैं, मैंने आपको पेज नंबर बता दिया, तो थोड़ा सा एफर्ट देना पड़ेगा आपको। अगर एफर्ट नहीं दोगे तो फिर हमारी जो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होने वाली। ठीक है, ये भी एक तरीके से कंट्रोल ही है कि अगर आप अपने जो हम पढ़ रहे हैं अभी, इसकी एफिशिएंसी अगर आप डिसाइड करना चाह रहे हो तो आपको एक कंट्रोल रखना पड़ेगा। कंट्रोल मतलब कि आपको उसको बहुत, आपकी जो मेथोडोलॉजी है पढ़ने की, बहुत स्ट्रिक्ट रखनी पड़ेगी, वरना फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, देखो इसको यहाँ से हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंस इन फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव इन ईच पैराडाइम। अब देखो पैराडाइम यूज किया गया, पैराडाइम कुछ नहीं है, बस रिसर्च डिजाइन है। Combined with the aim of study to large extent determine the focus, approach and mode of inquiry। देखो यही determine the focus,
फोकस कैसा है स्टडी का, कहाँ पे फोकस कर रही है, अप्रोच कैसी है स्टडी की, मोड ऑफ इंक्वायरी क्या है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है या और कुछ है, विच इन टर्न डिटरमाइंस द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च डिजाइन। तो अगर आपसे कोई बहुत सिंपल सी डेफिनेशन रिसर्च डिजाइन की पूछे तो आप कह सकते हो कि स्ट्रक्चरल जो एस्पेक्ट है ना किसी भी रिसर्च का, किस तरीके से वो होने वाली है, उसको गवर्न करता है हमारा रिसर्च डिजाइन। ठीक है, जो स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कि मेथोडोलॉजी किस तरीके से जाएगी, उसमें उसको गवर्न करता है हमारा रिसर्च डिजाइन या स्टडी डिजाइन। ठीक, अब इसको यहाँ से आपको ध्यान से पढ़ना है। द मेन फोकस इन क्वालिटेटिव रिसर्च इज टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन, एक्सप्लोर, डिस्कवर एंड क्लैरिफाई सिचुएशन। अब यहाँ पे कहीं पे भी आपको ये नहीं मिलेगा टू प्रूव, टू रिजेक्ट हाइपोथेसिस, टू फॉर्म हाइपोथेसिस, टू ऐसे कुछ नहीं मिलेगा आपको। क्यों? या टू कलेक्ट एविडेंसेस, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात कर रहे हैं। तो क्वालिटेटिव का क्या क्या काम है? टू अंडरस्टैंड, कोई फिनोमिना है उसको आप अंडरस्टैंड करने में, आपकी अंडरस्टैंडिंग मेरी अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस हो सकता है। टू एक्सप्लेन, कोई कुछ भी होता है तो आपको उसको एक्सप्लेन करने में। एक्सप्लोर, डिस्कवर, क्लैरिफाई सिचुएशन, फीलिंग्स, परसेप्शन, एटीट्यूड्स, वैल्यू, बिलीफ, एक्सपीरियंस, क्योंकि ये चीजें डायरेक्टली मेजर नहीं की जा सकती। क्या आप किसी की फीलिंग को डायरेक्टली मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते। परसेप्शन को कर सकते हो? नहीं कर सकते। एटीट्यूड को कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो जिन चीजों को आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हो, उन चीजों पे ज्यादातर एप्लीकेबल होती है क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, अब आप देखोगे द स्टडी डिजाइन आर देयरफॉर ऑफन डिडक्टिव रेदर देन इंडक्टिव। डिडक्टिव मतलब कि क्या? जैसे अभी हमने पुराने एग्जांपल में देखा था, सही है, जनरल टू स्पेसिफिक, डिडक्टिव, जी सर। यस सर। है ना। आप कोई जनरल चीज को पकड़ते हो और उसका एक छोटा सा ग्रुप बनाते, मतलब उसको किसी एक छोटे से ग्रुप पे अप्लाई करने में, या फिर उस छोटे से ग्रुप के जो फीडबैक्स है वो लेके उसको आप देखते हो कि ये ठीक बैठ रही है कि नहीं, वो जो जनरल फिनोमिना ये है उससे ये ठीक आ रही है कि नहीं, या स्पेसिफिक पे बैठ रही है कि नहीं, मतलब प्रूव हो रही है कि नहीं इसके लिए। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने, इसी पे बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। जैसे आपसे एक बड़ा छोटा सा स्टेटमेंट बन जाएगा, द क्वालिटेटिव स्टडी डिजाइंस आर देयरफॉर ऑफन बेस्ड ऑन डिडक्टिव रेदर देन इंडक्टिव लॉजिक्स। अब आप कहोगे कि नहीं यार ये तो कंफ्यूजन है, इंडक्टिव तो नहीं होना चाहिए, डिडक्टिव होना चाहिए, डिडक्टिव तो नहीं होना, तो ये डाउट है। अब आपको, अगर आपने पढ़ लिया इस चीज को तो आपको याद रहेगा, आपने एग्जाम्पल देख लिया तो आपको याद रहेगा कि डिडक्टिव इसमें ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल देखा था, आपको याद रखना। ठीक, बिकॉज द लॉजिक्स बिलीव्स, ये ऊपर से देखना, परसेप्शन, एटीट्यूड, ये क्या होते हैं? दे आर फ्लेक्सिबल एंड इमर्जेंट इन नेचर एंड आर ऑफन नॉन लीनियर एंड नॉन सिक्वेंशियल इन देयर ऑपरेशनलाइजेशन। मतलब ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। इमर्जेंट मतलब कि आज आपके दिमाग में कुछ है, कल आपके दिमाग में कुछ और होगा, तो आप इसको कोई ऑर्डर नहीं कर सकते। तो यही सारी चीज, आई होप मैं आपको समझ में आया होगा कि मैं क्वालिटेटिव में किस चीज की बात कर रहे हैं हम लोग। क्लियर है ना? किसी को डाउट तो नहीं इसमें? क्लियर सर। अब देखोगे यहाँ पे, तो जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का तरीका होता है, या फिर जो आप मेथड अप्लाई करते हो, मेथड मतलब कि वही क्वेश्चनेयर है, इंटरव्यू है, फोकस ग्रुप है और ये सब है, वो क्या होती है? दे आर फ्लेक्सिबल एंड इवॉल्विंग। फ्लेक्सिबल का मतलब आप उसको अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो। आपने 5 क्वेश्चन पूछे, 6वां क्वेश्चन स्किप कर दिया, 6 क्वेश्चन पूछने थे, आपने 10 क्वेश्चन पूछ लिए क्योंकि आपको कुछ इंटरेस्टिंग आउटपुट मिल रहा है। या फिर इवॉल्विंग, इवॉल्विंग मतलब कि हो सकता है आप पहले तो इंटरव्यू ले रहे थे, इंटरव्यू ना लेके आपने एक फोकस ग्रुप डिस्कशन कर लिया, मतलब कि एक एक पर्सनल इंटरव्यू ना लेके आपने 3-4 लोगों को साथ में बिठा लिया, उसके पे डिस्कस करने लगे, तो दिस इज इवॉल्विंग। Hence, most qualitative designs are not as structured and sequential as quantitative one. तो अब ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि मोस्ट क्वालिटेटिव डिजाइंस आर नॉट एज स्ट्रक्चर्ड, उतनी स्ट्रक्चर्ड नहीं होती, और ना तो उतनी सिक्वेंशियल होती जितनी क्वांटिटेटिव होती है। ठीक है, अब अगर अपन इसके कंपैरिजन में बात करें क्वांटिटेटिव स्टडीज की, क्वांटिटेटिव की, तो सारी चीजें उल्टी है। क्वांटिटेटिव में सारी चीजें उल्टी हैं। क्या? दे आर मोर स्ट्रक्चर्ड, दे आर रिजिड, दे आर फिक्स्ड, दे आर प्री डिटरमाइंड। प्री डिटरमाइंड मतलब कि फॉर एग्जांपल आपने 4 वेरिएबल्स को डिटरमाइन कर दिया कि मैं 4 वेरिएबल्स पे स्टडी करूंगा, तो फिर आप 4 ही वेरिएबल पे स्टडी करोगे, 4 वेरिएबल्स पे वैसे ही स्टडी करोगे जैसे आपने डिफाइन किया हुआ, पहले सोचा हुआ है। उसके अलावा, क्योंकि आप उस हिसाब से इक्विपमेंट तैयार करते हो, उस हिसाब से आप इंस्ट्रूमेंट तैयार कर सकते हो, उस हिसाब से आप सब्जेक्ट्स तैयार करते हो। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये सब प्री डिटरमाइंड होता है। इन देयर यूज टू इंश्योर एक्यूरेसी इन मेजरमेंट एंड क्लासिफिकेशन। यहाँ पे कहीं पे भी एक्यूरेसी और इस सब की बात नहीं होती क्वालिटेटिव में।
कहीं पे भी एक्यूरेसी और इन सब की बात नहीं होगी, प्रिसीजन की बात नहीं होगी, लेकिन इस केस में आपको बहुत ज्यादा प्रिसीजन और इन सब पे ध्यान देना पड़ेगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। सर ये लास्ट में ये समझ में नहीं आया कौन से वाले केस में कि ये हमें इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। क्वांटिटेटिव स्टडीज में मेजरमेंट बहुत एक्यूरेट होंगे और बहुत प्रिसाइज होंगे। क्यों? क्योंकि हम 0.05 एरर की भी बात करते हैं। अगर ये 0.49 हुआ तो भी गड़बड़ है, 0.051 हुआ तो भी गड़बड़ है, तो आपको बहुत एक्यूरेट होना होता है अपनी अप्रोच में। लेकिन इन केस ऑफ क्वालिटेटिव स्टडी आप कोई ऐसा कोई बैरियर सेट नहीं करते कि मेरा एरर के चांस इतना है, मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इतना है, इसके अंदर आएगा तो मैं अपनी स्टडी को प्रूव करूंगा, नहीं आएगा तो, ऐसा कुछ नहीं है। रिसर्चर के ऊपर है कि वो डिस्कशन कैसे लिखता है, अपना कंक्लूजन कैसे लिखता है, उसमें बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें वैल्यूज की देखो, यहाँ पे एक नीचे लिखा हुआ है, देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेरिएशन, हाउ मेनी पीपल हैव पर्टिकुलर वैल्यू। देखो जब भी हम क्वालिटेटिव स्टडीज की बात करते हैं, क्वालिटेटिव की, तो वहां कोई मैग्नीट्यूड की बात नहीं होती। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, मैंने आपको पहले बताया था क्या होता है मैग्नीट्यूड मतलब, वैल्यू, सर किसी वैल्यू। कोई नंबर, उसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। जैसे कि फोर्स की बात करें, प्रेशर की बात करें, उसका एक मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड मतलब कोई नंबर। क्वालिटेटिव स्टडीज में कोई मैग्नीट्यूड की बात नहीं होती, कोई बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड आपके पास वैल्यूज नहीं होते, नंबर्स नहीं होते। लेकिन वहीं पे क्वांटिटेटिव स्टडीज में मैग्नीट्यूड पे बहुत जोर होता है। अगर कोई एफ वैल्यू 21.49 है, ठीक है, और कोई एफ वैल्यू 2.49 है, या फिर हम ये कहें कि 18.49 है, छोटा सा डिफरेंस मान लेते हैं, और टेबुलेटेड एफ जो है वो है 20.00। तो अब इस केस में ये वाला रिजेक्ट होगा एक्सेप्ट होगा, या ये वाला रिजेक्ट होगा एक्सेप्ट होगा, क्या होगा बताओ? मैंने आपको बताया है कि कैलकुलेटेड एफ वैल्यू या कोई भी कैलकुलेटेड टी वैल्यू एफ वैल्यू जो भी स्टेटिस्टिक्स है, अगर वो ज्यादा है टेबुलेटेड से, इसका मतलब क्या होगा? कैलकुलेटेड रिजेक्ट वैल्यू होगा सर। रिजेक्ट, क्या क्या रिजेक्ट होगा? सर कैलकुलेटेड वैल्यू। ओहो, नल नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हाइपोथेसिस होगा। को रिजेक्ट कर देंगे सर। नल हाइपोथेसिस सर रिजेक्ट किसी हो रिजेक्ट जाएगा। होगा। इसका मतलब आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि आपकी एफ वैल्यू जो डिटरमाइंड वैल्यू थी, मतलब जो सेट वैल्यू थी 20, उससे ज्यादा आई। अगर उससे कम आती है, 1% भी कम आती है, अगर ये 99.99 भी आती है, तो भी आपकी स्टडी रिजेक्ट हो जाएगी, आपकी स्टडी किसी काम की नहीं है। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लेंगे, रिटेन कर लेंगे। याद है ऐसा कुछ रिटेन विटेन की बात की थी हमने? यस तो ये सर। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको याद रखना। क्या? कैलकुलेटेड यस सर। वैल्यू इफ ग्रेटर देन, सॉरी, टेबुलेटेड वैल्यू इफ ग्रेटर देन कैलकुलेटेड, एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ बहुत बढ़िया है, आपकी रिसर्च आपके फेवर में है। लेकिन अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा है टेबुलेटेड से, ठीक है, या टेबुलेटेड वैल्यू कम है कैलकुलेटेड से, तब गड़बड़ हो जाएगी। समझ आ रहा है? यस सर। बोर तो नहीं हो रहे? नो। नो सर। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन, मतलब अब ये आ गया है मेरे दिमाग में, तो इसको हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये क्वेश्चन देखा था क्या हमने? यस सर। देखो यहाँ बड़ा सिंपल सा, मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ, आप अपने से भी इसको कर सकते हो। यहाँ पे देखो तो दिया है द कैलकुलेटेड आर वैल्यू, द कैलकुलेटेड, अरे अच्छा इसमें पेन नहीं चलेगा यार, ये भी प्रॉब्लम है। बता देता हूँ, बस ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बस कैलकुलेटेड आर वैल्यू है, वो है 0.510, ठीक है। टेबुलेटेड आर वैल्यू है 0.514, ठीक है। और एक और है, देखो ये है 0.05 पे, ठीक। मेरा हाईलाइटर दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है यस सर। सर। ठीक। दिख रहा है एक सर। वैल्यू है 514 है, जहां हमने एरर को थोड़ा सा ज्यादा रखा है, मतलब हम ये कह रहे हैं कि 0.05 तक मान के चलो। एक है 0.01, मतलब और एक्यूरेट, तो उस केस में क्या है वो 0.561, 0.561, ठीक। तो ये वाली हमारी कैलकुलेटेड है, ठीक। और ये दो जो है हमारी, ये टेबुलेटेड है। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सर सी होगा।
और कोई? आंसर तो सी ही है सर इसका, पर पक्का नहीं क्यों है ये, पक्का नहीं है सर। देखो बड़ा मैंने अभी आपको बताया ना, बड़ा सिंपल सा ही लॉजिक है ये। हालांकि हमने पढ़ा है इस चीज को, पर आपको याद नहीं होगा ये भी मैं, क्योंकि एक बार में वो चीज समझने वाली नहीं है। पर आपको अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा वो चीज की अब हमने किस चीज की बात की थी। देखो जब भी, या फिर आप जब स्टैटिस्टिक्स को थोड़ा सा पढ़ोगे, टी टेस्ट को, जेड टेस्ट को, इसके बारे में पढ़ोगे, दो चार न्यूमेरिकल लगाओगे, तब आपको समझ में आएगा। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा प्रिंसिपल या एक तरीके से ट्रिक में अगर कहूँ आपको, तो ये आपको याद रखना। हालांकि ये प्रिंसिपल ही है, कोई ट्रिक व्रिक नहीं है। जब भी आपकी टेबुलेटेड वैल्यू, ठीक है, जब भी आपकी टेबुलेटेड वैल्यू कहाँ से आती है याद है? हमने एक टेबल देखा था, उसमें से आप टेबल से। डिफाइन करते हो, क्योंकि आपके पास n इज इक्वल टू 15, मतलब कि आपके पास जो नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट है, वो पता है आपको। तो उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि आपकी टेबुलेटेड क्या आनी है। इस केस में मान लेते हैं टेबुलेटेड है 0.514। आपने जो कैलकुलेट की, आपने जो कैलकुलेशन लगाया, आपने जो डेटा लिया, उसमें से डेटा में से आपने कुछ कुछ कैलकुलेशन लगाया और कोरिलेशन लगाया। यहाँ पे कोरिलेशन लगा हुआ है, देखो यहाँ पे स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो है कोरिलेशन लगी हुई है, ठीक है। तो जब आपने कोरिलेशन लगाया तो आपकी जो आर वैल्यू आई, मतलब कि जो कैलकुलेटेड आ रहा है, वो है 0.510। अब अगर आप देखोगे जो टेबुलेटेड है कैलकुलेटेड से ज्यादा या कम है? ज्यादा। ज्यादा है। ज्यादा है। जो आपका टेबुलेटेड है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है। अगर आपका टेबुलेटेड ज्यादा है तो ये आंसर होगा, देयर इज नो सिग्निफिकेंट कोरिलेशन बिटवीन एज एंड वेट। मतलब कि आप जो हाइपोथेसिस बनाया था, आप जो कह रहे थे कि अच्छा, नल हाइपोथेसिस क्या होता है, हम कहीं और लिखते हैं इसको। नल हाइपोथेसिस क्या होता है? जो भी होता है स्टेटमेंट्स में इक्वल हम मानते हैं। नल हाइपोथेसिस नो अगर यहाँ पे ले डिफरेंस। कि एज और वेट में कोई कोरिलेशन नहीं है, ठीक है, एज और वेट में देयर इज नो कोरिलेशन। यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो देयर इज नो कोरिलेशन, ठीक। और नल हाइपोथेसिस मेरा कहेगा, ये ऑल्टरनेटिव कहेगा कि एज और वेट में जो है कुछ कोरिलेशन है, मतलब कि कुछ जो है इसकी, एज बढ़ाने से हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, वेट बढ़ने से हाइट एज बढ़ेगी, ऐसे कुछ तो कोरिलेशन है। नल हाइपोथेसिस कह रहा है नहीं है। अब आपने क्या किया, आपने आपकी जो टेबुलेटेड वैल्यू है, ठीक है, वो 0.514 है, कैलकुलेटेड वैल्यू आई 0.510। आपकी वैल्यू कौन सी ज्यादा है? टेबुलेटेड ज्यादा है। तो जब भी आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू कम हो, मतलब आपका जो साइड है वो थोड़ा सा वीक हो या कैलकुलेटेड से कम हो, उस केस में आपका ऑल्टरनेटिव रिजेक्ट हो जाएगा या फिर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा, फेल टू बी रिजेक्ट हो जाएगा। समझ आया? मतलब कि स्टेटस को, एज और वेट में कोई डिफरेंस नहीं है until the time you proves कि एज और वेट में कुछ ना कुछ कोरिलेशन है। ये पॉइंट समझ में आया? यस सर अगर तो अगर आप कैलकुलेटेड कम यस रह सर। जाती है तो? कैलकुलेटेड, अगर कैलकुलेटेड कम रह जाती है तो वो रिजेक्ट होगा ना? हाँ, कैलकुलेटेड कम हो जाती है तो आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट नहीं होगा, या फिर मैं ये कहूँ कि आपका जो हाइपोथेसिस है, आपने जो बनाया हुआ, देखो ये सबसे टिपिकल चीज है रिसर्च में मुझे लगी, जो आप ना जो बात करते हो किस चीज पे करते हो आपको पर्टिकुलर होना पड़ेगा। आप किस चीज को रिजेक्शन की बात कर रहे हो, नल को कर रहे हो या फिर ऑल्टरनेट को कर रहे हो, ठीक है। तो जितनी भी बातें होती हैं आप जो लिटरेचर पे देखोगे तो वो होती है नल हाइपोथेसिस के लिए। लेकिन हम जब मान के चलते हैं तो हम सोच लेते हैं कि यार रिसर्चर ने जो बनाया उस पे बात होनी चाहिए, नल पे क्यों बात करनी। तो आपको उस पे थोड़ा सा क्लियर रहना है, उस स्टैंड पे थोड़ा क्लियर रहेंगे तो आपकी जो रिसर्च वाली प्रोसेस है वो आपको और क्लियर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिजेक्ट करेंगे अपने हाइपोथेसिस को जो रिसर्चर ने बनाया है, जो कह रहा था कि देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ कोरिलेशन, ठीक है। मतलब कि ये एक तरीके से वो क्रिटिकल वैल्यू है जिसके ऊपर आपको जाना है, इसके ऊपर चले गए मतलब आपका जो रिसर्च हाइपोथेसिस बहुत बढ़िया है, उसको एक्सेप्ट करो जल्दी जल्दी। अगर इसके ऊपर नहीं जा पाए तो प्रॉब्लम है, आप नल हाइपोथेसिस को ही रहने दो, आपका जो हाइपोथेसिस है वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। थोड़ा क्लियर हो अभी अभी? यस सर। यस सर। यस सर। तो अभी ना ये एक नेट में अभी इस साल ही क्वेश्चन आया था। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप, अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको बड़ा डर लग जाएगा कि यार ये क्या क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट इतनी सी चीज क्लियर है कि टेबुलेटेड ज्यादा है तो रिजेक्ट कर दो, टेबुलेटेड कम है तो एक्सेप्ट कर लो, तो ये आपका फिर ये क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो जाना, ये आपको आंसर इस पे नंबर मिल जाने, ठीक है। तो आपको थोड़े से ये सब कॉन्सेप्ट या तो याद रखो या तो इनको इतने अच्छे से समझ लो कि आप भूलो ही ना, ठीक। तो समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नहीं आएंगे समझ में। तो हम वापस आते हैं अपने रिसर्च डिजाइन पे। तो देखो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि क्वांटिटेटिव स्टडीज जो है उनमें कितनी माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स दी हुई हैं, ठीक।
देखो 10 वीक्स का योगा प्रोग्राम है, 90 मिनट्स वंस अ वीक, ये वंस अ वीक भी बताया हुआ है। इन स्कूल्स एंड वेयर कंपेयर टू कंट्रोल ग्रुप ऑफ 11 स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन कन्वेंशनल स्कूल स्पोर्ट्स। कन्वेंशनल स्कूल स्पोर्ट्स मतलब, कन्वेंशनल मतलब प्रचलित जो है प्रचलित स्कूल्स में। नहीं है, हाँ जो है ऑलरेडी है, सर जो इजीली मिल जाए प्रचलित। अवेलेबल। जो सेट है, जो ऑलरेडी सेट है ना। कन्वेंशनल जो पुराने तरीके से, कन्वेंशनल का मतलब एक तरीके से चला आ रहा है, ठीक है। तो कन्वेंशनल स्कूल स्पोर्ट्स जो अभी तक हो रहा है, फिर वही सेम चीज है, देखो यहाँ पे भी 90 मिनट्स वंस अ वीक, 90 मिनट वंस अ वीक, ये भी 10 वीक के लिए, ये भी 10 वीक के लिए। इन केस ये 11 वीक के लिए होगा, ये 10 वीक के लिए होगा, तो क्या ये रिसर्च डिजाइन ठीक है, अच्छी है? फॉर एग्जाम्पल रिसर्चर ने जो योगा प्रोग्राम बनाया है वो हम 11 वीक के लिए देते हैं, और जो कंट्रोल ग्रुप है, जो दूसरा ग्रुप है, उसको 10 वीक ही का हम स्पोर्ट्स कराते हैं। तो दोनों में अगर इम्प्रूवमेंट लास्ट में हम देखेंगे तो हमको क्या पता चलेगा, या फिर क्या ये रिसर्च डिफरेंस डिजाइन होगा, अच्छी है? सर उस कंडीशन में तो बायस हो बाइसनेस हो जाएगी। जाएगी सर। एग्जैक्टली उस कंडीशन में बायसनेस आ गई कि रिसर्चर ने अपना प्रोग्राम तो 11 महीने 11 वीक चलाया, लेकिन जो सेट प्रोग्राम, जो कंट्रोल ग्रुप के लिए प्रोग्राम था, ठीक है, कंट्रोल ग्रुप देखो कुछ नहीं होता, ये अभी बताऊंगा तो चलो कोई नहीं, मैं छोटा सा बता देता हूँ। एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक होता है कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसपे रिसर्चर काम करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो योगा प्रोग्राम वाला था ना, जो योगा प्रोग्राम वाला था वो था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जिसपे एक्सपेरिमेंट हो रहा है। कंट्रोल ग्रुप वो ग्रुप होता है जो इसके साथ ही रहता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के साथ ही रहता है, लेकिन इस पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता, ये कंट्रोल होता है बस, मतलब इसका इसका जो कंट्रोल होता है वो रिसर्चर के पास होता है, ये लेकिन और कुछ नहीं कर रहा होता। तो इसको एक ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी मिलती है, इसको भी कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन ऐसी ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी नहीं मिलती। जैसे कि इस केस में हम बात करें कि फॉर एग्जाम्पल एक तो ये चीज है, बायसनेस आ जाएगी कि अगर ये 11 वीक चले और ये 10 वीक चले तो इसमें गड़बड़ है। एक और चीज इसमें देखो ध्यान से, अगर हम बात करें ए ग्रुप की, ये 10 वीक योगा प्रोग्राम की बात कर रहा है, और मान लेते हैं जो दूसरा ग्रुप है, कंट्रोल ग्रुप है 11 स्टूडेंट्स का, उसको हमने वैसे ही छोड़ दिया, मतलब कि वो कुछ कोई पार्टिसिपेशन नहीं करेगा। तो क्या इन दोनों में मतलब ये रिसर्च डिजाइन अच्छी होगी? अच्छी है रिसर्च डिजाइन फिर ये? पहला ग्रुप कभी तो कुछ ना नहीं। कुछ कर रहा है, दूसरा ग्रुप कुछ नहीं कर नो रहा, सर, बैठा हुआ आराम से। क्यों ऐसा? नो सर, फिर बायसनेस हो गई सर इसमें तो सर। फिर ना बायसनेस नहीं, उससे फिर लेकिन हमको आप खुद हम क्या करना चाहते हैं उसमें डिफरेंसेस भी तो हमको पता चलेगा ना सर, कि जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं और नहीं दे रहे उसमें क्या डिफरेंस हो रहा है। एग्जैक्टली देखो, अब कोई सोएगा और कोई ग्राउंड पे जाएगा, और अगर आप उसकी मोटर एबिलिटीज को टेस्ट करोगे तो बाय बट ऑब्वियस है, एकदम ऑब्वियस है कि जो ग्राउंड पे जा रहा है, भले वो वॉकिंग कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है, रनिंग कर रहा है, उसकी मोटर एबिलिटीज ज्यादा आएंगी, है ना। 10 में से 9 बार या 9.5 टाइम यही चांसेस होने हैं कि जो सो रहा है उसकी कम आएगी, इसकी ज्यादा आएगी। तो अगर आपने कोई प्रोग्राम बनाया है, रिसर्च डिजाइन बनाई है, जिसमें आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को तो कुछ करा रहे हो, लेकिन अपने कंट्रोल ग्रुप को कुछ भी नहीं करा रहे, इसका मतलब आपका जो रिसर्च डिजाइन है वो बिल्कुल फेल है, वो फ्लॉप है, उसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब चीजें रिसर्च डिजाइन में आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। रिसर्च डिजाइन हैज टू बी बैलेंस। कंट्रोल ग्रुप के लिए 4 ग्रुप है तो चारों ग्रुप के लिए बैलेंस होना चाहिए। 30 मिनट की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 30 मिनट की है, लेकिन इंटेंसिटी भी चारों की सेट होनी चाहिए कि भाई ये इस इंटेंसिटी से करेगा, ये इस इंटेंसिटी से करेगा, है ना। तो ये सब चीजें आपको बहुत स्पेसिफिकली ध्यान रखना पड़ता है आपकी रिसर्च डिजाइन में, ठीक। फिर 24 आवर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम्स वर रिकॉर्डेड एट बेस लाइन फॉलोइंग 10 वीक इंटरवेंशन। इंटरवेंशन कुछ नहीं है, इंटरवेंशन मतलब कि ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये याद रखना, ठीक। ये क्योंकि ये वर्ड बहुत बहुत ज्यादा मिलता है आपको रिसर्च में, ठीक, ध्यान रखना। तो ये सब था, इतना इतना काफी अभी इसको समझने के लिए। स्क्रीन दिख रही है, मतलब थोड़ा विजिबल है ये? अब देखो ये वाली एक डिजाइन है, थोड़ी मैं इसको जूम करता हूँ। ठीक है, देखो डेवलपमेंट एंड चैलेंज इन स्पोर्ट्स, अ केस स्टडी ऑफ इंडियन क्रिकेट, ठीक, अ केस स्टडी इन इंडियन क्रिकेट। अच्छा एक चीज ये भी है कि यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि ये केस स्टडी है, ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, पायलट स्टडी ऐसा लिखा हो। ये सब क्योंकि मैंने नाम से टाइप किए थे इसलिए ऐसा आया, तो कोई जरूरी नहीं कि ऐसा लिखा हो, ठीक है। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि ये सिर्फ कुछ स्टडीज में लिखा होता है, कुछ स्टडीज में नहीं भी लिखा होता, तो वो कोई पॉइंट नहीं, ठीक। लेकिन ये एक केस स्टडी है, ठीक, इंडियन क्रिकेट की। अब इसमें मेथोडोलॉजी देखते हैं हम कैसी हमको देखने मिलेगी। देखो
A questionnaire was constructed in consultation with the investigator and other experts. The questionnaire was finalized by trial and run method. Trial and run method मतलब इसका मतलब क्या हुआ? एक बार प्रिपेयर किया, उसके बाद फिर से चेक किया, एग्जैक्टली एंड अगर उसमें आपको कुछ गलत प्रिपेयर हुआ किया, तो आप उसे हाँ फिर करेक्ट, से उसको रीडिफाइन। प्रिपेयर किया, भेजा, लोगों के रिस्पॉन्सेस लिए, फिर उसमें कुछ जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको फिर से दोबारा से देखा, फिर भेजा, फिर देखा। हाँ हाँ पायलट भी बोल सकते हैं, पायलट भी बोल सकते, एक्सप्लोर, हाँ करेक्ट करेक्ट। लेकिन जब आप ऐसे कुछ बात कर रहे होते हो ना, जैसे मतलब आप किसी जब क्वेश्चनर को देख रहे होते हो, कोई इक्विपमेंट को देख रहे होते हो, इंस्ट्रूमेंट को टेस्ट कर रहे हो, तो ये ज्यादा एक ठीक ही चीज होती है ट्रायल एंड रन, मतलब कि आप उसको ट्राई करते हो। ऑलमोस्ट ये पायलट स्टडी की तरह है, कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन टर्म्स का डिफरेंस है, बस टर्म्स का डिफरेंस है, ठीक है। तो 16 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे उसमें, ऐसे ऐसे करके उन्होंने लिया। फिर इसका एनालिसिस द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, मतलब कि एक तरीके से, और केस स्टडी हमको वैसे ही पता है कि एक तरीके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, बस में जो मेथोडोलॉजी यूज की है वो क्वेश्चनर है। समझ में आया? रिसर्च टाइप है डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव के अंदर जो मेथड है वो केस स्टडी है, और केस स्टडी के अंदर जो टूल है वो क्वेश्चनर है। क्लियर है? यस सर। ठीक, तो ये फिर इसका फॉर्मेट हो गया कि उन्होंने फॉलोइंग यूनिवर्सिटी से कुछ कुछ डेटा कलेक्ट किया, और उनके बारे में रूरल अर्बन एरियाज को डिफाइन किया, बॉयज गर्ल्स पे भी ये किया, तो ऐसे इनको कुछ इसके रिस्पॉन्सेज मिल गए। तो ये एक तरीके से क्वालिटेटिव स्टडी है। देखो ये भी, ये आपको टॉपिक पता चलेगा, आपको बता दोगे आप ये किस टाइप की स्टडी है, क्या लग रहा है इसको देख के? क्वालिटेटिव है सर। क्वालिटेटिव है। अगर आप इसको और ध्यान से पढ़ोगे तो देखो, द सर्वे फाइंडिंग्स बेस्ड ऑन डेटा कोलेटेड फ्रॉम अ ग्लोबली एडमिनिस्ट्रेड सेमी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर। सेमी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर डिस्क्रिप्टिव मतलब है। कि डिस्क्रिप्टिव है, टूल जो है सेमी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर यूज किया गया है, ठीक है। एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे, अब देखो जो क्वालिटेटिव स्टडीज होती है ना, उसका एक टूल या एक मेथड ये भी होती है लिटरेचर सर्वे, मतलब आप बहुत सारे लिटरेचर को सर्व करते हो या उसको देखते हो, और आप उसमें से अलग अलग चीजें निकाल के लाते हो, और उन सारी अलग अलग चीजों को कंबाइन कर देते हो, और फिर आप अपना एक रिसर्च पेपर या रिसर्च करते हो, उसमें आप अलग अलग चीजों का इंटरप्रिटेशन बताते हो। तो उसका एक मेथड है एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे, ठीक है। तो अब मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ना हमें बहुत आसानी से पता होता है कि क्वालिटेटिव के रिसर्च सर्वे क्या है, सॉरी क्वांटिटेटिव के रिसर्च टूल्स क्या हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव्स के नहीं पता होते। तो क्वांटिटेटिव्स के ये सब है, ठीक है। लिटरेचर सर्वे हो गया, क्वेश्चनर हो गया, इंटरव्यू हो गया, या फिर कई बार ऐसे बोलते हैं कि क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, तो ये सब इसमें है, ठीक। रिवील्स द स्कूल फिजिकल एजुकेशन इन अ पेरिलियस पोजीशन ऑल कंटेंट, ये बाकी तो कुछ अभी काम का नहीं है हमारे, पर ये मेथोडोलॉजी है इसकी, ठीक है। देखो ये देखो किस टाइप की स्टडी हो सकती है। ये भी क्वालिटेटिव है सर, और सर ये ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव होगी, ये भी डिस्क्रिप्टिव होगी सर। अब देखो इसमें हम मेथोडोलॉजी, इसकी मेथोडोलॉजी और थोड़ी सी अच्छी इंटरेस्टिंग है। इसकी मेथोडोलॉजी देखो, पहली चीज तो डिस्क्रिप्टिव अप्रोच, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया कि ये चीजों को डिस्क्राइब करने की, जब भी आप ऐसा कुछ देखो ना कि डिफिकल्टी फेसिंग इन फिजिकल एजुकेशन, या फिर उसका आप ये देखो कि स्टेटस ऑफ पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम, या फिर ऐसे जहां भी आप उसकी डिस्क्रिप्शन की बात हो या उसके सिर्फ बताने की बात हो, तो उस केस में डिस्क्रिप्टिव स्टडी ही या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ही एप्लीकेबल है, ठीक। तो इन्होंने फिर ऐसे डिफाइन किया है कि क्योंकि ये तो बहुत छोटी सी चीज थी, ये कौन सी है, देखो मिशन गवर्नेंट, मतलब एक पर्टिकुलर स्कूल की बात की है, या फिर एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के स्कूल की बात की है, तो ये अपने आप में एक कौन सी है, डिडक्टिव है इंडक्टिव है, ठीक है, डिडक्टिव की बात हो रही है, ठीक। डिडक्टिव। The researchers select the research program by deliberate method from the teachers of mission governance and its strength related to 240 teachers। अब देखो यहाँ पे ना कोई भी क्या अच्छा इसमें सैम्पलिंग प्रोग्राम क्या लगा होगा, सैम्पलिंग जो डिजाइन है वो क्या लगी होगी? कन्वीनियंस सैम्पलिंग और पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग बोल सकते हो, पर्पसिव इसलिए बोल सकते हो क्योंकि मैं जहाँ पे गया वहाँ के पूरे जितने भी टीचर्स थे उनको 240 को मैंने आइडेंटिफाई करके, उसमें कोई रैंडम सिलेक्शन नहीं किया मैंने, जितने टीचर्स थे सब लोगों को मैंने बुला के उनका डेटा ले लिया, तो दैट इज पर्पसिव सैम्पलिंग।
ठीक है। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ इसमें वॉलंटरी सैम्पलिंग लगा दी मैंने, या फिर कि भाई जितने भी टीचर्स है, फॉर एग्जांपल 500 टीचर्स थे, उनमें से जिनका मन है आके डेटा देने का, तो उसमें से 500 में से 240 टीचर्स आए और उन्होंने अपना, तो उसमें कोई भी रैंडमाइजेशन नहीं है। तो जितनी भी आपको क्वालिटेटिव स्टडीज मिलेगी उसमें बहुत ज्यादा रैंडमाइजेशन की बात नहीं होगी, ठीक। एंड 50 टीचर्स फ्रॉम दी फॉर द एक्सप्लेनेटरी सैंपल। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इसमें निकल के आया, ये लास्ट है, इसके बाद हम खत्म करेंगे। सोचो अब ये क्या निकल के आया। देखो, एक तो हम इसमें बात कर रहे थे यहाँ तक के, तो ये तो भाई नॉन रैंडम था, या फिर ये अब इसमें एक्सप्लेनेटरी सैंपल कहाँ से आ गया? सोचो। सर वो पॉपुलेशन हो गई, और पॉपुलेशन में से जो 50 निकल के आएंगे वो सैंपल होगा सर। नहीं अब क्वेश्चन क्या सर, एक बार रिपीट कर दीजिए सर, क्वेश्चन क्या था आपका? मैंने कहा कि हमने देखा था या तो पैराडाइम, कहाँ गया, या तो पैराडाइम हमारा क्वांटिटेटिव होगा या तो क्वालिटेटिव होगा। अब अगर आप इसको देखोगे, थोड़ा सा पढ़ोगे, तो आपको पता चल रहा है कि मिशन गवर्नमेंट एंड इट्स स्ट्रेंथ रीच 240 टीचर्स को पहले तो बेसिक सैंपल है, और 50 टीचर्स फॉर दी एक्सप्लेनेटरी सैंपल। अब ये चक्कर क्या है, ये 50 एक्सप्लेनेटरी क्या है इसमें उन्होंने डाला हुआ है? सर ये वो वाली बात हो गई क्या कि बाहर का भी तो उसको एक्सप्लोर करना था, उस पर्टिकुलर स्कूल का तो किया ही उन्होंने। मे बी सर कि बाहर वाले टीचर्स और जो जगह के टीचर्स हैं उनमें जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उसमें डिफरेंस क्या है सर? मे हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मैं, हाँ ठीक है, हालांकि ये एक्सप्लोरेटरी नहीं है, एक्सप्लेनेटरी है, ध्यान रखना, सॉरी एक्सप्लोरेटरी है ये, सॉरी, ठीक है, एक्सप्लोरेटरी है, ठीक। कहाँ गया? जो हमने सर अब मे बी हमने ये हो अभी सकता दो, है कि हम्म, हम्म, सर मे बी ये हो सकता है कि जो क्या कहते हैं, जो स्कूल की अदर प्रॉब्लम्स है, जो जिस पे हम बेसिक स्टडी कर रहे हैं वो तो हम एक्सप्लोर करेंगे ही करेंगे, लेकिन और जो प्रॉब्लम्स अदर्स फेस कर रहे हैं उसको भी एक्सप्लोर करने की वजह से उसको ले लिया हो गुड 50 गुड, टीचर्स को, कि और भी कोई प्रॉब्लम है क्या करेक्ट इसके अलावा। करेक्ट, ठीक है। अब ना एक और चीज है, जैसे मैंने आपको बताया दो टाइप के डिजाइन होते हैं, एक तो क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है। अब एक अभी अभी बिल्कुल रिसेंट में तो नहीं, पर अभी अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है कि कुछ एक नया मेथोडोलॉजी यूज हुई है, या फिर कुछ नई एक रिसर्च डिजाइन हम कहेंगे ओरिजिन हुई है, जिसको कह सकते हैं ब्लेंड ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डिजाइन। उसको बोलते हैं मिक्स मेथड डिजाइन, ठीक है। हालांकि ये अभी अभी आया है तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो आपको ये सिर्फ पता होना चाहिए कि एक डिजाइन ये भी है, क्वालिटेटिव भी है, क्वांटिटेटिव भी है, मिक्स मेथड डिजाइन भी है, ठीक है। ये इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको ऐसे एग्जांपल देता हूँ मिक्स मेथड डिजाइन का। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाई, ठीक है, जो कि एथलीट्स की एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ और पावर को इम्प्रूव करती थी, ठीक है। पहला वेरिएबल एक्सप्लोजिव था, दूसरा वेरिएबल पावर था, ठीक है, ये इम्प्रूव करती थी। आपने सबसे पहले इस पे क्वांटिटेटिव स्टडी लगाई, और एक्सप्लोजिव के लिए आपने हो सकता है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप किया या वर्टिकल जंप किया, कुछ भी आपने टेस्ट किया और कुछ नंबर्स ले आए आपने, ठीक है, 1 2 3 आपने कुछ नंबर्स ले आए, मतलब आपके पास कुछ वैल्यू आ गई, या एफ वैल्यू आ गई आपके पास। पावर के लिए आपने सेम टेस्ट किया और आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई, एफ वैल्यू आ गई, टी वैल्यू आ गई, ये एफ टेस्ट है, ये टी टेस्ट है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये समझ में आया ना? कुछ वैल्यू मतलब जब आपका एंड रिजल्ट आया तो आपके पास एफ वैल्यू टी वैल्यू कुछ ना कुछ आ गई, ठीक है, 4 5 6 मान लेते हैं इसको। अब आप इसमें चाह रहे हो कि जो आपने ट्रेनिंग कराई थी वो लोगों को कैसी लगी, मतलब उनकी फीलिंग्स कैसी थी उस चीज को लेके, उनको सेटिस्फेक्शन हुआ या नहीं हुआ, उनको उनको अपने अंदर क्या चेंज लगा, क्या उनके अंदर कोई बॉडीली चेंज लगा, उनको उनके एटीट्यूड में कोई चेंज लगा, उनकी जो मसल पावर थी, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ थी, उसको सब्जेक्टिव चेंज क्या लगा। तो उसके लिए आपने क्या किया, एक क्वेश्चनेयर भी आपने, या रेटिंग स्केल आपने एक लाइकर्ट स्केल जो है उससे भरा ली। उसमें एक क्वेश्चन आपने दे दिया, पहला क्वेश्चन कि व्हाट हाउ मच परसेंट डू यू थिंक द एफिशिएंसी ऑफ अ प्रोग्राम, एफिशिएंसी ऑफ अवर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। हाउ सेटिस्फाइंग वाज अवर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। व्हाट वाज द लेवल ऑफ फैटिग यू थॉट ऑफ योर ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, मतलब इस जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने अप्लाई किया था उसका लेवल आपको क्या लगा आपकी बॉडी पे, फैटिग लेवल। तो उसने बोला कि भाई 1 से 10 की स्केल में मुझे 7 लगा, किसी ने कहा 8 लगा, किसी ने कहा 9 लगा। तो दिस इज अ ब्लेंड ऑफ टू मेथड्स, दैट इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, which requires both the data collection of quantitative also qualitative also, जिसके एंड में आप चीजों को बहुत अच्छे से समराइज कर सकते हो।
आपके पास एविडेंस भी है हाइपोथेसिस को प्रूफ करने के लिए, और डिस्क्रिप्शन भी है आपकी स्टडी को जस्टिफाई करने के लिए कि आपकी स्टडी एक्चुअली में कैसी थी या लोगों को कैसी लगी। हो सकता है कई बार ऐसी होती है कि स्टडीज बहुत अच्छी हो, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा हो, लेकिन लोगों को ऐसा लगा हो कि यार ये तो बहुत बड़ी बकवास थी, या इसमें फटीग बहुत ज्यादा या इंजरी के चांसेस ज्यादा थे, ऐसा लगा हो, हालांकि इंजरी हुई नहीं लेकिन चांसेस ज्यादा थे। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इंजरी जो वाला सेक्शन था आपने उसको लिया ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपने 50 सैंपल्स लिए थे स्टडी में, और 50 में से जो है 45 बचे, 5 जो है इंजर्ड हो गए, लेकिन आपने इंजरी वाला या फिर आपकी जो आपकी रिसर्च है, आपकी जो ट्रेनिंग है वो कितनी ज्यादा इंजूरियस है या फिर कितनी थ्रेटफुल है वो आपने कंसिडर किया ही नहीं, अपनी वेरिएबल ही नहीं आपके इसमें। लेकिन अगर आप क्वालिटेटिव में अगर एक फॉर्म भराते हो उनसे या फिर उनसे डेटा लेते हो, तो आपको पता चलेगा कि इसमें इंजरी वाला फैक्टर ज्यादा है। हालांकि आपकी डिजाइन बहुत अच्छी है, ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, लेकिन इंजरी वाला फैक्टर भी ज्यादा है। तो ये सब आपको पता चल सकता है क्वालिटेटिव स्टडी में। तो दिस इज नोन एज मिक्स मेथड डिजाइन या मिक्स मॉडल डिजाइन बोलते हैं इसको। समझ में आया? इट मीन्स यहाँ पर हम लोग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों चीज आएंगे क्या सर? दोनों को लगाते हैं, हाँ। तो एंड रिजल्ट में सर दोनों चीजों को एक्सप्लेन दोनों को एक्सप्लेन करते हैं। भाई हमारा क्वांटिटेटिव ये आया, ठीक है, इसके बेसिस पे हमने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। क्वालिटेटिव स्टडीज में या फिर हमारे पास जो डिस्क्रिप्टिव डेटा आया उसमें से फॉलोइंग आर द इंफॉर्मेशन की भाई इंजरी के चांसेस लोगों को लगा ज्यादा है और सेटिस्फेक्शन लेवल लोगों को कम था या ज्यादा था, तो वो सब आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। उससे आपकी रिसर्च की ऑथेंटिसिटी और भी बढ़ जाएगी। सर रिसर्च टॉपिक थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना सर इसका, क्योंकि दोनों चीजें हमें मेंशन करनी पड़ेंगी। रिसर्च टॉपिक बड़ा हो जाएगा, ये तो है, लेकिन ये भी है कि उसकी रिलायबिलिटी बढ़ेगी, उसमें आपके और हॉरिजॉन्स पता चलेंगे, तो ये सब चीजें भी उसमें इंक्लूड होगी। सर इसकी फिर मेथोडोलॉजी भी थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगी ना, मतलब दोनों टिपिकल को होगी, एक्सप्लेन करना करेक्ट, पड़ेगा। टिपिकल होगी। हो सकता है कि आप हर ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक मेथोडोलॉजी बनाऊं, जैसे हम एक इसका, जब भी आप कोई मेथोडोलॉजी देखते हो या डिजाइन देखते हो ना, तो ऐसे उसका एक चार्ट या ग्राफ, ऐसे एक ग्राफ तो नहीं, एक चार्ट बनता है उसका, रफ डायग्राम, एक ब्लू प्रिंट बनता है। जैसे कि हमने बोला कि दो ग्रुप थे, ठीक है, एक तो कंट्रोल ग्रुप था, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, ठीक है, ये हम मिक्स मेथड की बात कर रहे हैं। एक कंट्रोल ग्रुप था, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था। तो हमने इसमें पहले प्री टेस्ट लिया, इसमें भी प्री टेस्ट लिया। प्री टेस्ट के बाद हमने एक क्वेश्चनर फिल कराया, फिर हमने प्री टेस्ट के बाद एक हमने इसको ट्रीटमेंट दिया, ठीक है, ट्रीटमेंट दिया, इसको भी ट्रीटमेंट दिया। ट्रीटमेंट के बाद अगेन हमने उससे एक क्वेश्चनर फिल कराया कि आपको ट्रीटमेंट कैसा लगा, तो ये क्वेश्चनर 2, या फिर इसी क्वेश्चनर का दूसरा हिस्सा कराया, ठीक, ये क्वेश्चनर 2, और उसके बाद हमने इसका पोस्ट टेस्ट ले लिया। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है, मैं अपने अपने एंड से आपको बता रहा हूँ। तो क्या हुआ कि आपको ये जो 3 डेटा आपको मिलेंगे, ट्रीटमेंट के और प्री पोस्ट डेटा, जो आपको ये 3 डेटा मिलेंगे या फिर जो 2 डेटा सेट मिलेंगे प्री और पोस्ट, ये आपकी क्वांटिटेटिव स्टडी है, ये आपकी क्वांटिटेटिव स्टडीज है। इसके बेसिस पे आप हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, रिजेक्शन, एक्सेप्ट, वो सब करोगे, और ये आपका जो हिस्सा है, ये इन दोनों को भी आप आपस में कंपेयर कर सकते हो कि भाई कंट्रोल ग्रुप का जो सेटिस्फेक्शन लेवल था या फिर जो एक तरीके से बोलेंगे एफिशिएंसी थी, बॉडी एफिशिएंसी थी या बॉडी फिगर था या बिहेवियर था, एटीट्यूड था उस ट्रेनिंग का कैसा था, और इनका भी इन दोनों के प्रति कैसा था। जैसे कि सबसे पहले आपने उसका एटीट्यूड देख लिया, जैसे ये लोग कह रहे हैं कि भाई हम बहुत एक्साइटेड है, कंट्रोल ग्रुप कह रहा है हम बहुत एक्साइटेड है, एक्सपेरिमेंटल कह रहा है नहीं हम उतने एक्साइटेड नहीं है उस ट्रेनिंग के, या फिर ये ट्रेनिंग ऑलरेडी हमने देखी हुई है, की हुई है, ये इफेक्टिव नहीं है, इसमें इंजरी के चांसेस। तो हमको पता चलेगा इनका एटीट्यूड कैसा उस ट्रीटमेंट के प्रति, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि अब आपका सेटिस्फेक्शन कैसा है करने के बाद, तो ये वाले कहेंगे भाई हम बहुत सेटिस्फाइड है, हमको बहुत अच्छा लगा करके, हमारा जो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ थी वो इम्प्रूव हुई होगी, हमें पता है इम्प्रूव हुई होगी। यहाँ पे उन्होंने बोला नहीं हम नॉट सेटिस्फाइड, हम उतना सेटिस्फाइड नहीं है। अब आपको पता चला कि जो लोग एक्साइटेड नहीं थे उसके बारे में, जो लोग बहुत ज्यादा मतलब ऑन टोज नहीं थे उस चीज को करने के लिए, तो उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, ऑल्दो उनका पोस्ट टेस्ट बहुत अच्छा आया, उनका पोस्ट टेस्ट में रिजल्ट अच्छा है, लेकिन दे वर नॉट सेटिस्फाइड। तो इसमें आपको एक चीज और पता चल सकती है। अब देखो ये बहुत ध्यान से सुनना, आज की लास्ट चीज है, ठीक है, ये बहुत ध्यान से सुनना। ये डेटा जो कि क्वालिटेटिव था, इसमें आपको एक चीज निकल के आई, ठीक है, एक चीज आपको पता चली, क्या कि सेकेंड, ठीक है, ये क्वालिटेटिव थी, इसमें से आपको ना एक चीज पता चली कि
साइकोलॉजिकल फैक्टर या फिर ट्रेनिंग के पहले जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है वो बहुत इफेक्ट करता है आपकी मतलब ट्रीटमेंट को या फिर आपके सेटिस्फेक्शन लेवल को। हो सकता है ना ये इंटरप्रिटेशन कि जिन लोगों की, हालांकि ये कंट्रोल ग्रुप था, देखो ये वाला कंट्रोल ग्रुप है, ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, इन्होंने कुछ नया किया है, लेकिन दे वर एक्साइटेड, इनको लग रहा था कि ये इनको कुछ नया कराया जा रहा है। तो क्योंकि इनका जो ये था, मतलब मुझे पॉइंटर दिख नहीं रहा है इसलिए मैं अभी ऐसे लगा रहा हूँ आर्बिट्री, क्योंकि इनका जो क्वेश्चनर 1 था उसमें ये एक्साइटमेंट दिखा रहे थे, इसलिए इनका ट्रीटमेंट भी इफेक्टिव रहा और इनका जो सेटिस्फेक्शन लेवल भी ज्यादा रहा। अब इससे आपको एक एक क्वालिटेटिव एक वो मिल गया। देखो जो हम बता रहे थे ना कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है बेसिस होती है क्वांटिटेटिव के लिए। अब आप इस पे कल को रिसर्च कर सकते हो, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कितने जरूरी होते हैं जब आप किसी ट्रीटमेंट को दो, तो वो कैसे डिफाइन करते हैं, आपकी स्टडी कैसी जाएगी। मेरी बात थोड़ी समझ में आ रही है? मतलब सर, आ सर रही है। इसमें कहें तो यस सर। है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अभी हमने डिस्कस किया कि ये ऐसे ही छोटी सी चीज जैसे आपको पता चली उस रिसर्च में, तब वो एक रिकमेंडेशन बन जाती है या फिर तब एक छोटा सा आपको एक हिंट मिल जाता है कि यार साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बड़े रोल प्ले करते हैं। तो फिर आप अगली रिसर्च जो करते हो या फिर आपके जो नीचे कोई आएगा आप उसको सजेस्ट करते हो कि भाई इस पे ट्राई करो, इसके रिजल्ट आपको अच्छे मिल सकते हैं। तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो कहीं ना कहीं एक बेसिस होती है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का। ठीक है, यस सर। तो इसी तरीके से आज की क्लास यहाँ पे तो खत्म होती है, लेकिन इसी तरीके से ना आपको कुछ कुछ रिसर्च पेपर्स को थोड़ा थोड़ा देखना है, उसके रिसर्च डिजाइन को टैली करना है। हो सके तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसको लिखो अपने पास, कम से कम कुछ 5-7 रिसर्च डिजाइन लिखो, उनको कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा कौन सी रिसर्च डिजाइन ज्यादा बेटर है, कौन सी नहीं है। ये सब अलग अलग पेपर्स को देखो, सब्जेक्ट्स को देखो, तो आपको और ज्यादा नॉलेज मिलेगा, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एक्सप्लोरेटरी एक्सवाइजेड सब कुछ पता चलेगा। तो इस तरीके से आपकी रिसर्च की जो अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्सेप्ट है, वो और बेटर और बेटर और बेटर होते जाएंगे। ठीक है, यस ठीक है। तो आई होप कि आप, हमने जो आज पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा रिसर्च डिजाइन के बारे में। अब रिसर्च डिजाइन कई प्रकार की होती हैं, जैसे जैसे आप पेपर पढ़ते चलोगे, जैसे जैसे लिटरेचर पढ़ते चलोगे, आपको वैसे वैसे चीजें और क्लियर होती चलेगी। ठीक, हम आने वाली क्लासेस में और इसके बारे में बात करेंगे, ज्यादा फोकस करेंगे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन पे, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल इज द बेसिस ऑफ रिसर्च डिजाइन, तो उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। फिर आपको और भी ज्यादा समझ में आएगा कि ये ट्रू एक्सपेरिमेंटल क्या है, काशी एक्सपेरिमेंटल क्या है, क्यों इनका नाम ऐसा क्यों दिया गया है, फैक्टोरियल डिजाइन क्या है, तो इन सब पे अपन थोड़ा सा आगे देखेंगे। ठीक है, लेकिन बेसिस मैंने आपको बता दिया, इसी पे आपको आगे पढ़ाई मतलब देखते रहना पेपर्स वगैरह। ठीक, ठीक है, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।